मुझे अभी अभी अपना ब्लैक वारंट मिला है। इसमें लिखा है कि मुझे बुध वाले दिन फांसी दे दी जाएगी। लेकिन इन 22 सालों में मुझे पहले भी बहुत बार ये डेथ वारंट्स मिल चुके हैं। मैं बहुत बार खुद को मौत के लिए तैयार कर चुका हूँ। सच बताऊं तो मैं मौत से पहले कई बार मर चुका हूँ। ये था आफताब बहादुर का आखिरी खत, जिसे लिखने के चंद घंटे बाद उसे लाहौर की कोट लखपत जेल में फांसी दे दी गई। आफताब पर एक खातून समेत 3 लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम था, लेकिन इस कहानी में एक नहीं दो ट्विस्ट थे। पहला तो ये कि जुर्म के वक्त आफताब की उम्र सिर्फ 15 साल थी और कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र अफराद को मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती। और दूसरा ये कि उसका साथी मुजरिम गुलाम मुस्तफ़ा, जिसकी उम्र कत्ल के वक्त 30 साल थी, वो फांसी घाट से जिंदा घर चला गया। लेकिन एक तरफ जहां आफताब बहादुर जैसे कंट्रोवर्शियल केसेस हैं, वहीं दूसरी तरफ कसूर की ज़ैनब का कातिल इमरान अली भी है, जिसकी फांसी पर उसके अपने घर वालों को भी कोई अफसोस नहीं था। कसूर की नन्ही ज़ैनब का कातिल अपने अंजाम को पहुंच गया। मुजरिम इमरान अली को कोट लखपत जेल लाहौर में फांसी दे दी गई। मैं हूं शिफा लगारी और पहले आप रफ्तार को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी सज़ा के बारे में जिससे कोई वापसी नहीं। एक ऐसी सज़ा जिसका हुक्म अल्लाह ने कुरान में दिया है, लेकिन फिर भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस पर गैर एलानिया पाबंदी है। एक ऐसी सज़ा जिस पर अमेरिका जैसी वेस्टर्न डेमोक्रेसी भी यूरोप के बजाय चाइना, नॉर्थ कोरिया और सऊदी अरब जैसे मुल्कों के साथ खड़ी नजर आती है। हो सकता है इस डॉक्यूमेंट्री को देखकर आपको गुस्सा आए या फिर हमारे बैरूनी फंडेड होने का शक होने लगे, लेकिन हमने कोशिश की है कि पूरी ईमानदारी के साथ इस टॉपिक के बारे में सारे ओपिनियंस और फैक्ट्स आपके सामने रख दें। बाकी आपका अपना फैसला है। सारे पाकिस्तान में एक अजीब सी खामोशी थी। न्यूज़ चैनल्स, इंटरनेट, फोन्स सब बंद थे और इस खामोशी की वजह थी रावलपिंडी में उठने वाला एक जनाजा। इंसानों का एक ऐसा समंदर जिसके साइज का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। पूरे पाकिस्तान से लोग इस जनाजे को कांधा देने पिंडी आए हुए थे। लेकिन ये जनाजा सिर्फ साइज की वजह से तारीखी नहीं था, इसके तारीखी होने की एक और वजह भी थी। ये एक ऐसे शख्स का जनाजा था जिसने मुहाफिज होते हुए पंजाब के सिटिंग गवर्नर सलमान तासीर को ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया था। अगर मरने से पहले मुमताज़ कादरी हीरो था, तो फांसी के बाद वो लेजेंड बन चुका था। जिंदगी मौत मुसलमान के लिए, ये हम इससे नहीं डरते। गवर्नर पंजाब सलमान तासीर को इस्लामाबाद में उनके पुलिस गार्ड ने कत्ल कर दिया। किसी के हाथ में कादरी की तस्वीर थी तो किसी के गले में मैं कादरी हूँ की तख्ती। जब मैयत लेकर एम्बुलेंस पहुंची तो लोगों ने फूलों की बारिश कर दी। कुछ ने शीशे को छुआ, कुछ ने रोते हुए तस्वीरें चूमी। पुलिस को अंदाजा था कि शायद 20 से 30 हजार लोग आएंगे, लेकिन जनाजे में तकरीबन 1 लाख लोग शामिल हुए। हर तरफ नारे थे, कादरी तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार। 6 घंटे बाद बिलाखिर मैयत बाराकहू पहुंची, जहां मुमताज़ कादरी की तदफीन कर दी गई। मुमताज़ कादरी की फांसी इस सदी की अब तक की सबसे हाई प्रोफाइल सजाए मौत थी, और हमने यहाँ मुमताज़ कादरी का जिक्र इसलिए किया क्योंकि ये वो सजाए मौत थी जिसने पाकिस्तान के लिबरल और कॉन्जर्वेटिव्स दोनों हलकों को एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया। लिबरल्स, जो एक तरफ सजाए मौत के मुखालिफ हैं, इस मखसूस केस में सजाए मौत की हिमायत करते हुए नजर आए, और कॉन्जर्वेटिव्स, जो सजाए मौत के सपोर्टर्स हैं, वो इस सज़ा के खिलाफ खड़े नजर आए। ये वीडियो सिर्फ हमारी नहीं, उन सब की है जो सच के साथ खड़े हैं। अगर आप भी समझते हैं कि आज़ाद सहाफ़त मरनी नहीं चाहिए, तो पेट्रियन पर हमारा साथ दें। पाकिस्तान में जब भी सजाए मौत का जिक्र होता है तो सबके दिमाग में यही 2 दिन मुतनाज़ा केसेस आते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, सोलत मिर्जा, भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टे को सबसे पहले तो मुमताज़ कादरी और सेकंडली भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। लेकिन आज़ादी से लेकर अब तक हज़ारों अफराद को फांसी पर लटकाया जा चुका है। जो सबसे ज़्यादा वेव चली, अगर हम देखें 68 अगर फांसियाँ हुई हैं सिर्फ एक साल में कराची में, वो साल
15 था, जिसमें 10 लोगों को कराची की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। उसमें 2 लोग तो ऐसे थे जो कलअदम तंजीम लश्कर जंगवी से ताल्लुक़ था उनका। बाकी जो 8 थे वो मैंने अभी डाटा जब चेक किया देखा तो वो इसी तरह के आपस के झगड़ों में थे। किसी ने कज़न को मारा, किसी ने साले को मारा, किसी ने दोस्त को वो किया। आपस के झगड़ों के अंदर जो हमारा जो तनाज़ात हैं, इंसान जब से पैदा हुआ है ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। सिर्फ 2014 से 2019 के दरमियान 516 पाकिस्तानियों को फांसी घाट पर लटकाया गया और इस वक्त भी 3394 लोग मुख्तलिफ जेलों के डेथ सेल्स में अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनमें से 99% लोगों को उनके घर वालों के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन इनमें से एक मुजरिम ऐसा भी है जिसका नाम और काम किसी से पोशीदा नहीं, ज़ाहिर जाफ़र। ज़ाहिर जाफ़र न्यूयॉर्क की 1 वे टिकट बुक करवा चुका था। कल वो हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़कर जा रहा था। जाने से पहले उसने एक आखिरी दफ़ा नूर से मिलने के लिए उसको कॉल करके अपने घर बुलाया। वैसे तो कई महीनों पहले दोनों का ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन फिर भी नूर शायद किसी क्लोजर के लिए मिलने चली गई। और फिर जो हुआ वो सारी दुनिया जानती है। 2022 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ज़ाहिर जाफ़र को मौत की सज़ा सुना दी और मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट भी ज़ाहिर की सज़ाए मौत कंफर्म कर चुकी है। ज़ाहिर जाफ़र को सज़ा तो अभी तक नहीं हुई, लेकिन फिर भी इसका केस सिर्फ 4 सालों में अपने कानूनी अंजाम को पहुंच गया। लेकिन एक और केस है, एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस, जिसे दहशतगर्दी की अदालत ने तो सिर्फ 12 दिनों में सजाए मौत सुना दी। लेकिन फिर 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। 1998 में अस्मा सिर्फ 16 साल की थी जब कुछ लोग उसके घर में डकैती की नीयत से घुसे और मुजाहिमत करने पर उसकी माँ, बाप और भाई तीनों को कत्ल कर दिया। लेकिन पुलिस ये मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कत्ल का इल्ज़ाम अस्मा और उसके बॉयफ्रेंड पर लगाया और फिर इस मर्डर केस में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल कर दी। सिर्फ 12 दिन समाअत के बाद अस्मा और उसके दोस्त को सजाए मौत सुना दी गई। मामला एक अदालत से दूसरी, फिर दूसरी से वापस पहली अदालत में घूमता रहा और यही करते करते 20 साल गुजर गए। और फिर अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अस्मा को बेगुनाह करार देकर बरी कर दिया। लेकिन तब तक अस्मा अपनी जवानी, घर और खानदान सब कुछ खो चुकी थी। अस्मा का केस इंतहाई ट्रैजिक है, लेकिन चूंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए फिर भी बहुत से लोग इस केस के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान में जो इंसाफ का निज़ाम है और जो एप्लीकेशन ऑफ डेथ पेनल्टी है, अगर हम इसका जायज़ा लें तो ये बहुत हमारे ना डीपर लेवल पे जो हमारे जस्टिस सिस्टम में कुछ फ्लॉज हैं, कुछ दरारें हैं, ये उनको नुमायाँ करती है। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान में अभी जो डेथ रो पॉपुलेशन है उसका जायज़ा लें तो उनमें से अक्सरियत जो है कैदियों की ऐसी जुराइम में सज़ाएँ हुई हैं जहाँ पर उन पे टॉर्चर के ज़रिए उनसे कन्फेशंस निकलवाए गए, या फिर उन्हें कभी अपने ट्रायल के दौरान में कभी एक क्वालिटी रिप्रेजेंटेशन का वो मौका ही नहीं मिला, उन्हें कभी अपने आप को पूरी तरह से डिफेंड करने का मौका ही नहीं मिला। हमारे डेटा के मुताबिक जो ज़्यादातर लोग हैं पाकिस्तान में, एक ऑन एवरेज जो सज़ाए मौत की सज़ा काट रहे होते हैं, एटलीस्ट 10 से 11 साल वो डेथ रो पे स्पेंड करते हैं। पाकिस्तान में तो ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जब सुपीरियर कोर्ट्स ने किसी इंसान को बरी कर दिया है और आपको उसके बाद पता चलता है कि उनकी तो किसी एक डेथ सेल में ही वफात हो गई थी उससे पहले ही, क्योंकि हमारे सिस्टम में इतना लंबा टाइम लगता है। आइए अब मैं आपको इंसाफ में हौलनाक ताख़ीर के कुछ और थोड़े लो प्रोफाइल केसेस के बारे में भी बताती हूँ। मजहर हुसैन को 1998 में मोहम्मद इस्माइल के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया और 2004 में सजाए मौत सुना दी गई, वो भी सिर्फ इस सबूत पर कि मजहर हुसैन की मकतूल के रिश्तेदार से कुछ दिन पहले बहस हुई थी। 19 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उनके खिलाफ सबूत पुख्ता नहीं है और उन्हें रिहा किया जाए। लेकिन अफसोस के साथ मजहर हुसैन तो 2 साल पहले ही हार्ट फेलियर की वजह से जेल में इंतकाल कर गए थे।
रानी बीबी ने भी अपनी जिंदगी के 19 साल जेल की नजर कर दिए उस कत्ल के लिए जो उसने कभी किया भी नहीं था। रानी बीबी सिर्फ 14 साल की थी जब उसे और उसके वालिद, भाई और एक कजन को उस ही के शौहर के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया। रानी को रिहाई भी तब मिली जब उसका केस आसमा जहांगीर तक पहुंचा। 33 साल की उम्र में रिहा हुई रानी अपनी पूरी जवानी जेल में गुजार चुकी है। वो अब लोगों के घरों में काम करके गुजारा करती है, लेकिन जेल में 19 साल गुजारी हुई औरत पर कौन आसानी से भरोसा करके उसको अपने घर में काम करने देगा। वो अपनी सारी मुश्किलात का जिम्मेदार हमारे अदालती निज़ाम को ठहराती है। वो ममालिक जहाँ पर ये डेथ रो पॉपुलेशन रिकॉर्ड की जाती है, उनमें हमारी डेथ रो पॉपुलेशन की तादाद बहुत ही ज़्यादा हाई है। अब क्या ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि हमारा सिस्टम मजबूत है, या फिर ये एक हमारे सिस्टम की नाकामी है कि हमारी 90% डेथ रो के ऊपर लोग ऐसे हैं जिनके केसेस अभी तक अंडर ट्रायल हैं। ये सेइंग है जो ऐसे कहती है कि इससे 100 गुनाहगार लोगों को छोड़ दिया जाए, वो इस चीज़ से बेहतर है कि आप एक बेगुनाह इंसान को फांसी दे दें। पाकिस्तानी जेलों में ऐसे हजारों केसेस हैं जो 1-2 नहीं 10-10, 20-20 सालों से कोर्ट्स में पेंडिंग हैं। और ये डिले ज़्यादा खतरनाक इसलिए हैं कि पाकिस्तान में हर 3 में से 1 सजाए मौत का मुजरिम इवेंचुअली बरी हो जाता है, लेकिन बेगुनाही साबित करने के इस प्रोसेस में ऑन एन एवरेज उस शख्स को 15 साल से भी ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो हमारे निज़ाम में इस वक्त 3000 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं। इनमें से अक्सर ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी पॉइंट पे पहुंच के सुपीरियर कोर्ट्स में से बरी भी हो जाते हैं। तो ये हमारे सिस्टम का एक फ्लॉ है कि हम बहुत सारे ऐसे लोगों को डेथ रो पे डिटेन करके रखते हैं जिनके अभी तक सुप्रीम कोर्ट से फैसले भी नहीं आए। अदालत उस बंदे के पास जिसके पास पैसे नहीं होते, तो अदालत अपने खर्चे पे अपने अदालत फ़ीस दे के उसके लिए सरकारी वकील मुतय्यन कर देती है। जो गरीब आदमी है जिसका कोई वारस नहीं है, लावारिस है, तो वो सरकारी वकील उसके लिए जो है वो लड़ाई लड़ता है और उसकी तरफ से वो पेश होता है और अपेयर होकर उसकी कोशिश करता है वो करने की। दूसरी बात ये कि अब तो बहुत सारी NGOs ऐसी हैं जो वकील जो है वो फराहम करती हैं ऐसे कैदियों के लिए। तीसरी जो पैसे ना होने की जो एक बात हुई वो ये होती है कि जो कैदी जिनको सज़ाएँ हो चुकी हैं, सज़ा कैद की सज़ा हो चुकी है, इसके अलावा एक जुर्माना भी होता है साथ में। तो एक बहुत बड़ी तादाद जेलों के अंदर ऐसी है जिनके जुर्मानों की अदम अदायगी की वजह से उन लोगों को मज़ीद तवील कैद काटना पड़ती है। तो अब जेल में कुछ NGOs ने अब ऐसा किया है, जैसे अगर हम सेंट्रल जेल कराची की अभी बात करें तो तकरीबन 19 से 20 लाख रुपए ऐसे कलेक्ट किए हैं डिफरेंट NGOs से उन्होंने। तो ऐसे कैदियों की वो जो जेल की जो फ़ाइन मनी थी उसको पे करने के लिए मेरे ख्याल 30-32 के करीब कैदी ऐसे जो हैं जिनके साथ ये इस तरह का होगा कि उनको जुर्माना जमा हो जाएगा और उनको वक्त से पहले रिलीज़ हो जाएंगे। इस तरह एक और बड़ा इशू ज़हनी अमराज के शिकार अफराद का भी है। आपको कनीज़ा बीबी की कहानी सुनाती हूँ। अब्बा, मैंने उन बच्चों को अपने हाथों से गुस्ल दिया, कफन पहनाया और फिर सोयम का ख़त्म दिलवाया। ये वो अल्फाज थे जो 14 साला कनीज़ा ने अरेस्ट होने से कुछ देर पहले अपने वालिद से कहे। 14 साला कनीज़ा टूबा टेक सिंह के एक ज़मींदार खान मोहम्मद के बच्चों की देखभाल करती थी। खान मोहम्मद का अपने रिश्तेदारों से ज़मीन की मिल्कियत पर तनाज़ा चल रहा था और किसी ने उसके बीवी बच्चों का कत्ल कर दिया। जब पुलिस ने उसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया तो वो रिश्वत देकर बाहर आ गए, लेकिन कनीज़ा फंस गई। पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया कि कनीज़ा और खान मोहम्मद एक दूसरे को पसंद करते थे, जिसकी वजह से दोनों ने मिलकर ये जुर्म किया। कनीज़ा पर दिल दहलाने वाला टॉर्चर किया गया। सोचें ज़रा, 14 साल की बच्ची को हाथों से बांध कर लटकाया, उसके कपड़ों में चूहे डाले और इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए। फिर उसको वो जुर्म मानना पड़ा जो उसने नहीं किया था। आज कनीज़ा की हिरासत को 34 साल हो गए हैं और पिछले 10 सालों से उसने किसी से कोई बात नहीं की है और स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज होने की वजह से वो PIMH में है। सुप्रीम कोर्ट ने कनीज़ा की सज़ा कम कर दी है और वो जल्द रिहा हो जाएगी। इंटरनेशनल लॉ भी इस बारे में बहुत क्लियर है कि एक ऐसा शख्स
जो अपने एक्शन को समझने की सलाहियत नहीं रखता, या तो ये समझने की सलाहियत नहीं रखता कि ये गलत क्यों है, ये जो मैं करने जा रहा हूँ या कर रहा हूँ वो गलत क्यों है, वो इंसान मेंटली इनकैपेसिटेटेड है और उससे ब्लेम वर्दी आप नहीं ठहरा सकते इंटरनेशनल लॉ में। पाकिस्तान में हमारी जूरिस्प्रूडेंस ने बहुत इवॉल्व किया है ओवर द ईयर्स। आपके पास पहले आपकी पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 84 आता है जो कहता है कि आप क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ऐसे शख्स को नहीं दे सकते जो अपने अंडरस्टैंड करने की सलाहियत ही ना रखता हो। फिर हमारे जूरिस्प्रूडेंस में एक रेवोल्यूशनरी केस आया, सुप्रीम कोर्ट का केस सफिया बानो वर्सेस होम डिपार्टमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि अगर कोई इंसान या तो वो एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ द ऑफेंस वो मेंटली इनकैपेसिटेटेड था, वो मेंटल इलनेस थी उन्हें, कोई वो किसी साइको सोशल डिसेबिलिटी का शिकार थे, तो उन्हें सज़ाए मौत देना कानून से मुनाफी होगा। और फिर दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि अगर जेल में गुजारे हुए टाइम के दौरान या डेथ रो पे या अपनी सज़ा के बाद भी वो मेंटली इल हो जाते हैं, किसी मेंटल इलनेस का शिकार हो जाते हैं, तो भी उन्हें सज़ाए मौत देना डिग्निटी और फेयरनेस के प्रिंसिपल्स की वायलेशन में होगा, क्योंकि वो अपनी पनिशमेंट की नेचर को नहीं समझ सकते। कनीज़ा जहनी मरीज होने के साथ साथ एक औरत भी थी, इसलिए वो तो शायद बच गई, लेकिन जेलों में सजाए मौत के कई ऐसे कैदी मौजूद हैं जो किसी ना किसी जहनी बीमारी का शिकार तो थे, लेकिन फिर भी उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला। पंजाब के जो बेशतर केसेस हमने देखे हैं उसमें ये होता है कि जो वाक़या मर्डर का होता है तो उसमें ख़ानदानी तनाज़ात और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ के जो उससे रिलेटेड लोग होते हैं ना, तो असल मुल्ज़म को नामज़द नहीं करते। वो क्या करते हैं कि उस ख़ानदान का जो सरबराह होता है उसको नामज़द करते हैं उसमें। और उसको नामज़द करने की वजह क्या होती है कि वो कहते हैं कि कल अगर इसको हमने केस में डाल दिया तो जो बंदा उस पर परसू करेगा, उसके पीछे जाएगा, उसको छुड़ाने के लिए लड़ाई लड़ेगा, उसको फंसा देते हैं। तो ऐसे वाक़यात बेशतर जो रिपोर्ट हुए मंडी बहाउद्दीन में ज़्यादातर वो रिपोर्ट हुए कि जिसमें 90% इस तरह के केसेस थे कि जो वो बंदे ने कत्ल किया ही नहीं है लेकिन उसको सज़ाएं हुई और फिर उसकी रहम की अपीलें भी मुस्तरद हुई और वो 20-20, 10-10, 15-15 साल जो है वो जेल में सड़ता रहता है। देखें, अपील उसकी कब उसकी सुनवाई हो, अपील मुस्तरद हो, अपील उसकी मानी जाए, रहम की अपील, वो एक अलग वो है, लेकिन 10-15 साल का ये प्रोसेस होता है कि डेथ सेल में वो बंदा अपनी ज़िंदगी गुजार देता है, वो हो जाता है। बाद में अगर सुलह भी हो जाए तो लेकिन वो वक्त उसका वापस नहीं आता। लेकिन गिरफ्तारी से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में इन केसेस को इतना टाइम क्यों लगता है, ये समझने के लिए आपको पाकिस्तान के जस्टिस प्रोसेस को समझना पड़ेगा। हर केस की तरह सजाए मौत का केस भी 3 मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है। सबसे पहले सेशन कोर्ट उसे सजाए मौत देती है, फिर मामला हाई कोर्ट में जाता है। उस वक्त उसे यूसीसीपी यानी गैर तस्दीक शुदा मुजरिम कहा जाता है। अगर हाई कोर्ट अपील मुस्तरद कर दे तो वो सीपी यानी कंडेम्ड प्रिजनर या सजाए मौत का कैदी बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट में अपील के दौरान भी उसकी यही हैसियत रहती है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी अपील खारिज कर दे तो उसके बाद आखिरी रास्ता होता है सदर पाकिस्तान के पास रहम की अपील करना, जिसे मर्सी पिटिशन कहा जाता है। ये अपील सदर से माफ़ी या सज़ा में नरमी की दरख्वास्त के लिए की जाती है। इस वक्त तकरीबन 4700 से ज़ायद केसेस मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में अपील स्टेज में हैं और 64 यानी 64 मर्सी पिटिशंस सदर जरदारी की टेबल पर मौजूद हैं। सदर जरदारी से याद आया, पीपल्स पार्टी का फांसी की सज़ा को लेकर बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है। जब जब जरदारी सदर बने हैं, मुल्क में फांसियों पर एक गैर एलानिया पाबंदी भी लग जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो दौर हमने देखा है जितने अरसे का भी, तो उसमें फांसी की सज़ाएं जो हैं वो लोगों को नहीं हुई और वो अपीलें उनकी पड़ी रहती हैं साल तक, जैसे कि अब है। मेरे पास जो हैं इसके अगर रिगार्डिंग हम अदाद शुमार देखें तो शायद गुज़िश्ता जो 8 साल हैं तो पाकिस्तान में कोई फांसी 8 साल से नहीं हुई और शायद आप आने वाले मुस्तकबिल के कई सालों तक ना हो, क्योंकि जब तक सदर आसफ अली जरदारी हैं तो जब रहम की अपीलें वहाँ पर उनके पास तकरीबन, जो मेरे पास एक डेटा है, कराची के जो सेंट्रल जेल में 105 के करीब लोग हैं जिनको फांसी की सज़ा हो चुकी है, उनकी जो अपीलें हैं वो मुख्तलिफ प्रोसेस पे हैं। तो चूँकि पीपल्स पार्टी का मैंने आपको तज़किरा किया कि इसके दौर में बहुत कम, एक पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी विक्टिम रही है
शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो फांसी हुई थी उसके बाद से, तो वो इस तरह को चूँकि इंसानी हकूक़ की तंजीमें और ये सारी चीज़ों के साथ मिलके चल रही है, तो इस वजह से इनके दौर में सबसे कम जो है फांसियाँ हुई। 2008 से लेकर 2014 के दरमियान एक भी फांसी नहीं दी गई और अब एक बार फिर पिछले 6 सालों से पाकिस्तान के फांसी घाट सुनसान पड़े हैं। APS पेशावर हमलों में मुलविस ताज मोहम्मद वो आखिरी शख्स था जिसे 16 दिसंबर 2019 को फांसी की सज़ा दी गई। लेकिन पाकिस्तान में फांसियों पर पाबंदी की एक अहम वजह हमारी एक्सपोर्ट्स भी हैं। जी, यूरोपियन यूनियन की तरफ से पाकिस्तान समेत 8 मुल्कों में सजाए मौत पर पाबंदी है। ये GSP प्लस की 27 कन्वेंशंस में से एक है। GSP प्लस यानी जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस यूरोपियन यूनियन का एक ट्रेड इंसेंटिव प्रोग्राम है जिससे पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज यूरोप में अपने प्रोडक्ट्स कम टैक्सेस या बगैर कस्टम ड्यूटी के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बदले में इन ममालिक को ह्यूमन राइट्स, लेबर राइट्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और गुड गवर्नेंस के 27 कन्वेंशंस पर अमल करना होगा। पाकिस्तान 2014 से GSP प्लस का हिस्सा है जिसकी वजह से हमारी यूरोप जाने वाली एक्सपोर्ट्स डबल हो गई हैं, यानी 3.5 बिलियन यूरो से 6.5 से 7 बिलियन यूरो की एक्सपोर्ट्स हर साल होती हैं। फांसियाँ तो रुकी हुई हैं लेकिन जल्लादों की नौकरियाँ अब भी चल रही हैं और शायद आप नहीं जानते होंगे कि पाकिस्तान के ज़्यादातर जल्लादों का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। चलिए आपको मिलवाती हूँ पाकिस्तान की सबसे हाई प्रोफाइल जल्लाद फैमिली से, जिनका नाम तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम पर है लेकिन काम हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का कर रहे हैं। 4 अप्रैल 1979 रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जेल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी की तमाम तैयारियां मुकम्मल थी। पेपर वर्क हो चुका था, उनकी फैमिली आखिरी मुलाकात करके जा चुकी थी, यहाँ तक कि भुट्टो भी ज़हनी तौर पर तैयार थे। लेकिन एक शख्स फांसी के आड़े आ गया और वो था सादिक मसीह, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जेल का जल्लाद। सादिक ने भुट्टो को तख्तेदार पर लटकाने से मना कर दिया। अब आखिर वक्त पर जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो जेल स्टाफ ने रातों रात सादिक के चचा तारा मसीह को बहावलपुर से रावलपिंडी बुलवा लिया। तारा मसीह बहावलपुर में जल्लाद की नौकरी करते थे और उन्होंने ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी। मसीह खानदान ब्रिटिश राज के टाइम से जल्लाद हैं, यहाँ तक कि फ्रीडम फाइटर भगत सिंह को फांसी देने वाले भी इसी खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। आज सादिक मसीह का बेटा साबिर मसीह कोट लखपत जेल का जल्लाद है और 400 से ज़्यादा लोगों को फांसी दे चुका है। ये उनकी खानदानी नौकरी है। लेकिन जैसे भुट्टो के केस में कोर्ट ने इनिशियल फैसले को कॉन्ट्रडिक्ट किया, वैसा ही हुआ आसिया बीबी के साथ। आसिया बीबी का केस पाकिस्तान की तारीख के सबसे मशहूर तौहीन मजहब के केसेस में से एक है। 2009 में आसिया बीबी पर अपने मुस्लिम साथियों के साथ एक झगड़े के दौरान ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा था। उन्हें पाकिस्तान के सख्त तौहीन मजहब के कानून के तहत फांसी की सज़ा सुना दी गई। कई सालों की कानूनी लड़ाई और एहतजाज के बाद 2018 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आसिया बीबी को बरी कर दिया क्योंकि अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ कोई ठोस शवाहिद नहीं है। आसिया बीबी की रिहाई पर पाकिस्तान में कुछ इंतहा पसंदों ने इस डिसीजन को अपोज करते हुए एहतजाज किया और उनकी ज़िंदगी शदीद खतरे में थी, जिस वजह से आसिया बीबी को कनाडा में पनाह दी गई जहां वो अपनी फैमिली के साथ रहती हैं। आसिया बीबी का केस आपके सामने है। वहाँ पे आपको पता है कि पूरा मुल्क जाम कर दिया गया था, किस तरह की थ्रेट्स दी गई थी। ये ऐलानात किए गए थे कि चीफ जस्टिस का अमला जो है वो चीफ जस्टिस पे हमला आवर हो जाए, आर्मी चीफ पे हमला आवर हो जाए, वज़ीर आज़म पे हमला आवर हो जाए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से। मगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो कोई अमल में नहीं लाई गई, चूँकि वहाँ पे भी मेरे ख्याल में लोअर जुडिशरी के ऊपर ना एग्जेक्टिव करेज है ना जुडिशल करेज है कि हम ऐसे लोगों के जो इस तरह के बयान देते हैं या लोगों को दहशतगर्दी पे उकसाते हैं या ख़ुद दहशतगर्दी के किसी अमल में मुलव्वस होते हैं, उनको FIR करके उनके प्रॉपर ट्रायल्स चलाए जाएँ। हम नी जर्क रिएक्शंस निकालते हैं कि कोई मुजाहरा हो रहा है तो स्ट्रेट फायर मार दो, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कर दो, आर्बिट्री डिटेंशन में MPO में बंद कर दो। सीनियर जुडिशरी की तरफ से हाई कोर्ट लेवल पे और क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे हम देख रहे हैं कि एक्विटल्स होते हैं
हमें ये भी तल्ख हकीकत सामने रखनी चाहिए कि इसमें हमारी बार काउंसिल्स का बड़ा मनफी किरदार है। किसी इंसान के ऊपर अगर 295C का इल्ज़ाम हो बग़ैर इस तहकीक के कि ये इल्ज़ाम सच्चा है या झूठा, और अगर आपको एक्टस रेस नज़र आ रहा है, दो इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसी भी जुर्म के, मेंस रिया और एक्टस रिया। मेंस रिया से मुराद है कि आपकी नीयत, आपका जहन, आप सोच क्या रहे थे, क्या इक़दाम जुर्म की आपकी नीयत थी कि नहीं, और एक्टस रिया है जो आपका असल इक़दाम है, जो आपने फिज़िकली वो काम किया। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनसे ब्लास्फेमी मंसूब की जाती है जो अपना जहनी तवाज़ुन खो चुके होते हैं या वो किसी ऐसी मेंटल इलनेस से जूझ रहे होते हैं कि उनको एक सेंस ऑफ रियलिटी नहीं होती, वो डिल्यूजन का शिकार होते हैं। और हम इस तहकीक को किए बगैर हमारी बार काउंसिल्स, पूरे शहर की बार काउंसिल रेजोल्यूशंस निकाल देती हैं कि फ़लाँ मुल्ज़िम के लिए जो है कोई वकील पेश नहीं होगा। चलें, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ कर दिया, लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट था जिसने 1979 में भुट्टो को नाजायज़ तौर पर फांसी पर लटका दिया और फिर 45 साल बाद खुद ही उस फैसले को गलत करार दिया। पाकिस्तान में सजाए मौत को लेकर एक और बड़ा मसला ये है कि हमारे मुल्क में एक या दो नहीं, पूरे 29 ऐसे क्राइम्स हैं जिनमें सजाए मौत दी जा सकती है। इनमें सबसे संगीन जराइम जैसे कत्ल, दहशतगर्दी, रेप, अगवा बराए तावान, प्लेन हाईजैकिंग और गद्दारी शामिल हैं। इसके अलावा फौज से मुतालिक जराइम जैसे बगावत, दुश्मन की मदद करना या जंग के दौरान बदअमली पर भी सजाए मौत दी जा सकती है। ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट्स के तहत आते हैं। मजीद ऐसे जराइम जैसे डकैती जिसमें कत्ल हो जाए, दहशतगर्दों को पनाह देना, असलहा या धमाका खेज मवाद की गैर कानूनी तजारत और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ना भी इस फहरिस्त में शामिल है। कुछ अखलाकी और मजहबी जराइम जैसे तौहीन मजहब और जिना पर भी सजाए मौत दी जा सकती है। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स झूठी गवाही देकर किसी बेगुनाह को सजाए मौत दिलवाने की नीयत रखे तो ये भी सजाए मौत के काबिल जराइम में शामिल है। अब ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है क्योंकि सजाए मौत एक ऐसी सज़ा है जो एक बार दे दी जाए तो फिर वहाँ से कोई वापसी नहीं, कोई भी जुर्माना या माफ़ी इसका मदावा नहीं कर सकती। और स्पेशली पाकिस्तान जहाँ कानून की अमलदारी तकरीबन ना होने के बराबर है, और अगर है भी तो सिर्फ ताकतवर की हिफाजत के लिए, जहाँ की जुडिशरी की परफॉर्मेंस दुनिया तो छोड़िए अपने रीजन में भी सिर्फ अफगानिस्तान से बेहतर है। क्या इस निज़ाम इंसाफ को किसी की जान लेने की ताकत दी जानी चाहिए? दुनियावी कानून के लिहाज से ये एक मुश्किल सवाल है, लेकिन मजहबी लिहाज से इसका जवाब बिल्कुल क्लियर है। Surah Al-Baqarah verse 178, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum al-qisasu fil qatla. O you who believe, qisas is prescribed for you when somebody is killed, when somebody is murdered. Qisas is a retaliation, a life for a life. Al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-untha bil-untha. Every single person, whoever they are, whether they're male or female, whether they're slave or free, doesn't matter. Everyone who murders, Allah subhanahu wa ta'ala says, Kutiba alaykum al-qisas. That retribution or the penalty of basically the murder is going to be executed. So qisas here means he took a life. Now once he is caught, the trial is done, the evidence is given, it is proven that he was a murderer, then the penalty for him killing somebody is for this person himself to be executed. In these very verses about the punishment of murder, Allah says, Surah Al-Baqarah, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. In this law of execution, there is your own life. In killing the life of the murderer, there is your own life. Ya ulil albab, O people of intellect, if you only understood. This law of qisas is saving two lives at the cost of just the law. And that is not only the murdered, but the murderer. और ये मौक़िफ़ सिर्फ इस्लाम का नहीं, सजाए मौत को लेकर कम्युनिस्ट चाइना और कैपिटलिस्ट अमेरिका की भी यही सोच है, जहां इस बात पर इत्तेफाक है कि माशरे में ऑर्डर बरकरार रखने और दूसरे लोगों के दिल में कानून का खौफ डालने के लिए सजाए मौत ज़रूरी है। और अक्सर खौफ फैलाने की इस ख्वाहिश पर पब्लिक एग्जीक्यूशन की सूरत में अमल होता है। लगभग अब 27 साल का अरसा गुजर गया है, तो जो केस या जो एक विक्टिम जिसको मैं कहूँगा कि फांसी की सज़ा हुई थी, तो वो बंदा मकसद आज तक मेरे नक्श से, मेरे दिमाग से नहीं निकल पाया है। एक अजीब माहौल होता था, लाइट्स बंद हो जाती थी पूरी जेल की, तो उसके बाद जो है वो उसको कैदी को निकाल के वहाँ से तख्तादार जहाँ पे लटकाना होता था, फांसी घाट जिसे कहते थे, वहाँ लाया जाता था। तो इसी कैदी को, जिसका नाम गालिबन अशरफ था,
जो मुझे याद है, तो अशरफ को जो है वहाँ से जब डेथ सेल से निकाल के लाया जा रहा था तो 15-20 के करीब पुलिस वालों ने उसके साथ साथ चल रहे थे और उसको पकड़ा हुआ था। तो साथ साथ हम लोग भी उसके साथ चलते हुए उससे बातचीत करते थे, सवालात करते थे, जवाबात होते जो हम अखबारात में उसको उसकी दिलचस्पी का हिस्सा बनाते थे। तो वो वाहिद बंदा था जो तख्तेदार तक जाने तक का जो 15 से 20 मिनट तक का प्रोसेस था उसमें वो मुस्कुरा ही रहा था और हंस रहा था। जो भी बात करते थे वो उसका हंसकर जवाब देता था और तमाम कैदियों को आवाज़ें लगा लगा के वो रुखसत कर रहा था। वो उसको रुखसत कर रहे थे, वो उनको कहता था भाई कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। लेकिन उसका एक अशरफ का जो जुर्म, जब हमने हिस्ट्री ली उसकी, तो ये थी कि वो मज़दूर था, ट्रक से बोरियां उतारते हुए अपने साथी के साथ उसका कोई झगड़ा हुआ था। उस झगड़े के दौरान हाथापाई में उसको जो है वो नोकदार चीज़ लग गई थी जिससे वो ज़ख्मी हुआ और चंद दिन बाद वहाँ अस्पताल में मर गया। 98 वाला एक वाक़या था जो हमने लाइव कवर किया। इसी तरह एक 99 का वाक़या था कराची सेंट्रल जेल का। एमकेएम के कोई मोहम्मद रफ़ी थे, रफ़ी के नाम एक उर्फियत भी थी जो मुझे अभी याद नहीं है। तो उसको भी इसी तरीके से जब उसके डेथ सेल से निकाला और उसको एक हजूम की शक्ल में फांसी गार्ड की तरफ ले जाया जा रहा था, तो उस वक्त का वाक़या है कि वो जाते जाते अचानक 8-10 पुलिस वालों के बीच में अचानक से वो रुकता है और एक वहाँ हवलदार पुलिस का था जिसका नाम गालिबन बासत था और अभी वो वहाँ अभी तक सेंट्रल जेल में ही है, वो असिस्टेंट बन गया है। तो उसके पाँव में गिरा और उससे माफ़ी मांगने लग गया और उससे कहने लगा कि जिस उसमें मुझे फांसी लग रही है ये कत्ल तो मैंने नहीं किया, लेकिन तुम्हारे भाई की जो बोरी में बंद लाश जेल की दीवार के साथ मिली थी वो उसको मैंने मर्डर किया था और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं तो मरने जा रहा हूँ, तो मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। तो वो एक वाक़या ऐसा था, रुला देने वाला था। एक वाक़या ऐसा था जिसमें एक शख्स ने अपने बहनोई को मर्डर किया था और दिलचस्पी उसमें यह है कि उसमें जो मुद्दई थी वो उसकी अपनी बहन थी। अब आखिरी वक्त एक कल्चर जो बनता है वहाँ पर, जिस वक्त फांसी हो रही होती है वहाँ पर वो बैठा होता है, अपना जो उनका जो कंप्लेनेंट होता है मुद्दई बैठा होता है, इसके अलावा मजिस्ट्रेट मौजूद होता है कि एट मोमेंट अगर फांसी रुकवानी है, और इसी तरह डॉक्टर होता है, ये सारा होता है। तो उसमें जिस बंदे को फांसी होनी थी वो सामने उसको लाके खड़ा किया और उसकी बहन कुर्सी पे बैठी हुई है और उससे वो रहम की दरख्वास्त करता है। तो उसको मजिस्ट्रेट भी मनाने की कोशिश करता है कि तुम्हारा भाई है सगा, इसको तुम्हारे शौहर के मर्डर में फांसी हो रही है तो तुम इसको माफ़ कर दो। तो उसने उसको माफ़ नहीं किया। उसने लॉजिक ये बताई कि मैं तो माफ़ कर दूं, मेरा भाई है, लेकिन ये कि मैं कल को मेरे बच्चे बड़े होंगे वो मेरे से पूछेंगे कि तुमने किस बुनियाद पर हमारे बाप के कातिल को माफ़ किया, तो इस बुनियाद पे मैं इसको माफ़ नहीं कर सकती हूँ। मेरे बच्चे बड़े होते वो माफ़ कर देते तो एक अलग बात थी। किसी भी कैदी की फांसी का प्रोसेस उसी दिन शुरू हो जाता है जिस दिन उसकी डेट ऑफ एग्जीक्यूशन आती है। आखिरी घंटों में कैदी को अकेला रखा जाता है जहां वो अपना आखिरी खाना खाता है और घर वालों से मिल सकता है। अजीब सा उसका काउंटडाउन शुरू हो जाता है और ये वो काउंटडाउन होता है, उसको पता ही नहीं होता कि किस वक्त क्या होना है। तो जेल में जिस वक्त वो होता है, काल कोठरी में होता है, डेथ सेल में होता है, तो उस वक्त तो उसको सिर्फ खुदा याद है या उसने इबादत करनी है या उसने बस अपना मेल मिलाप और माफ़िया मांगनी है, ये सिलसिला होता है। तो फैमिली के लोग की बात किया आपने, फैमिली के लोग भी उनको मिलने के लिए आते हैं, ज़ाहिर तसल्लियाँ देते हैं। जहाँ वो अपने अंदर है, डेथ सेल में है, तो उसकी फैमिली के लोग बाहर जो है वो दूसरे फरीक को मनाने की कोशिशें करते रहते हैं। और कई इसमें जो है वो मामला हमने देखे हैं कि बहुत सारे कैदी ऐसे जिनकी सज़ा जो मुखालिफ फरीक थे उन्होंने डेथ सेल में मौजूद उन लोगों को माफ़ भी किया। और कई ऐसे थे, 2 दोस्त तो कराची जेल के 2000 मेरा ख्याल 14 की बात है, उस वक्त ऐसे थे जिनको डेट मुतय्यन हो चुकी थी उन 2 दोस्तों की कि उनको फांसी लगनी थी, लेकिन उनका जो मुखालिफ लोग थे उन्होंने उनको माफ़ कर दिया और उसके बाद वो उनको रिहाई मिल गई। देखिए, जेल मैनुअल के तहत एक चीज़ होती है कि एक बड़ी अजीब सी एक्सपीरियंस हुआ कराची सेंट्रल जेल में ही। एक कैदी था, उसको सज़ा जो थी वो जब कोर्ट से उसको सज़ाए मौत हुई तो जाहिर है उसका
जो अंदर का सिस्टम है उसमें तो एक्सेप्ट की ही हुई थी पहले से ही, लेकिन उस कैदी ने कराची सेंट्रल जेल में जब वो वापस आया ना, कोर्ट से सज़ा पाने के बाद वापस आया, तो उसने उस सज़ा को बहुत सेलिब्रेट किया जेल के अंदर और उछल रहा था, नंदना रहा था। क्यों? कि वो जेल के अमले को पैसे नहीं देता था। पैसे ना देने की वजह से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुशक्क़त होती थी। उसका 2, 3, 4 साल का जितना पीरियड था उसके ऊपर बहुत मुशक्क़त की गई थी उस अरसे में। उसके बाद जब उसको सज़ाए मौत डिक्लेयर हुई, तो ये एक जेल मैनुअल के तहत जिस कैदी को सज़ाए मौत मिल जाती है, अनाउंस हो जाती है, उसके बाद उससे मुशक्क़त नहीं कराई जाती। तो वो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा था कि एटलीस्ट मैं जो हूँ इस मुशक्क़त से तो बच गया हूँ, क्योंकि मुशक्क़त के दौरान भी बताया कि उसने कई दफ़ा खुदकशी की कोशिश की, इतना तंग था उन चीज़ों से। द फैक्ट इज़ कि देखें, ऐसा नहीं है कि आप सॉलिटरी के अंदर होते हैं, बट द फैक्ट इज़ कि ये एक चीज़ आप पे टंग रही होती है ना, कि आपको बता दिया कि आपको मौत की सज़ा हो गई है, और वो बंदा दूसरा जो भी आपको कह रहा हो, जेलर, कि फ़िक्र ना करो तुम्हारी अपील चल रही है, या फ़िक्र ना करो अभी तुम्हारा हुक्मनामा नहीं आया। आप रोज़ सुबह उठते हैं तो आपको कोई सर्टेनिटी गारंटी तो नहीं है कि कोई हुक्मनामा आ जाएगा। तो वो एक कैफियत यकीनी तौर पे किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल, वो अपने आप में एक सज़ा है, मगर कहीं पे अगर आपने जुर्म किया है तो वो जुर्म की सज़ा भी आपने भुगतनी है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इतनी संगीन सज़ा देने से पहले ये इंश्योर किया जाए कि जो गवाहियाँ हैं, जो शवाहिद हैं, वो आइन और कानून शहादत में दिए गए मेयार पे पूरी तरह से उतर रहे हैं, और उनकी जो इंटरप्रिटेशन अदालत ने की है वो बड़े साफ और वाज़े अंदाज से की है, और जो ट्रायल पूरा चला है वो बहुत फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चला है, और जो अक्यूज था उसको प्रॉपर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हासिल थी। अदालत को भी इस बात का नोट करना चाहिए, ख़ास तौर पे ऐसे केसेस में जहाँ पे आप डेथ पेनल्टी फेस कर रहे हो, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते वकील, तो आपको अदालत खुद अपॉइंट करके देती है, और उसका अंदर एक म्यार है कि आपका कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस हो। किसी भी ऐसे नहीं कि आप आज ग्रेजुएट हुए, कल को आप डेथ पेनल्टी, आपको अदालत ने कह दिया, रियासत ने कह दिया कि आप डिफेंड करें किसी को। मगर अगर आपने खुद भी वकील एंगेज किया है और अदालत को लग रहा है कि ये इनएक्सपीरियंस लॉयर है या ये लॉ ट्रायल को ख़राब कर रहा है, तो उस हवाले से मेरे ख्याल में गाइड करना चाहिए मुल्ज़िम को, दैट यू हैव अ राइट टू चेंज काउंसिल, बिकॉज उसकी तो लाइफ ज़िंदगी भी बनी हुई है ना। और इस बात से हट के कि बेशक वो हमने टेलीविज़न पे सीसीटीवी के ऊपर कत्ल देखा था या हमने कहीं पे सुना था, बिकॉज जब हम कत्ल देख लेते हैं होते हुए, कोई वीडियो फुटेज उसकी आ जाती है या कोई बहुत गौरी अंदाज में कत्ल होता है, तो हम वैसे ही व्यू बना लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हैं जहाँ अदालत के सज़ा सुनाने से पहले माशरा ये व्यू बना चुका है कि ये इंसान कातिल है, इसको सज़ा दो, और ये ज़िद हो रही होती है कि इसका ये ट्रायल इतना लंबा क्यों चल रहा है। और जिसको आप लंबा कह रहे होते हैं वो क्या 6 महीने का अरसा होता है? तो मुझे बताइए 6 महीने में और किन के ट्रायल हो रहे हैं? तो हमारे यहाँ ये भी एक बड़ी जल्दी आ जाती है कि फ़ौरन सज़ा दो फिर, और चूँकि हमने देख लिया ना, हमने फैसला कर दिया, तो फिर हम एविडेंस ज़रूरी नहीं। हमने अपने आप को हर किस्म की इंसेंटिवाइजेशन, मोटिवेशन, इमोशनल अटैचमेंट्स से दूर रखते हुए एक ऑब्जेक्टिव मैनर में इन केसेस को अप्रोच करना है, तभी यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ इस्टेब्लिश हो सकती है। इसके अलावा जेल में, खास तौर पर डेथ सेल में, बीमारियां बहुत कॉमन हैं। टीबी, जुएं, स्कैबीज, स्किन इन्फेक्शंस या फिर पेट की बीमारियां, क्योंकि 2 लोगों की कैपेसिटी वाले सेल्स में अक्सर 7-8 कैदियों को भर दिया जाता है। जेलें तो पूरे पाकिस्तान में ओवर क्राउडेड हैं। मैं कहता हूं कि अगर आप कराची नहीं, सिंध की तकरीबन जो सेंट्रल जेल्स हैं सिंध में 6 हैं, 6 की 6 सेंट्रल जेल जो हैं वो ओवर क्राउड हैं। आप अगर 17 के करीब आपकी डिस्ट्रिक्ट जेल हैं सिंध में, तो वो ओवर क्राउड हैं। वहाँ जो कैपेसिटी है उनकी उससे दुगने से ज़्यादा लोग हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतने डॉक्टर्स मौजूद हैं कि कैदियों का वक्ती इलाज हो सके। इसके अलावा कैदी को जब भी डेथ सेल से निकाला जाता है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उसके हाथों में हथकड़ी ज़रूर होती है। वैसे तो ज़्यादातर ममालिक में अब सज़ाए मौत पर पाबंदी लगाई जा चुकी है, लेकिन फिर भी 50 से ज़ायद ऐसे ममालिक हैं जहां अब भी इस सज़ा पर अमल किया जाता है। अंजाम तो हर जगह एक ही होता है, लेकिन हर मुल्क अपने अपने तरीक़ों से इस सज़ा पर अमल करवाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले तरीक़ों में फायरिंग स्क्वाड और फांसी शामिल है। फायरिंग स्क्वाड में कई सिपाही एक साथ सज़ा याफ्ता शख्स पर उस वक्त तक गोलियां चलाते हैं जब तक उसकी जान ना निकल जाए। इसी तरह फांसी में एक ख़ास ऊंचाई से लटका कर गर्दन तोड़ दी जाती है।
पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा बहुत से दूसरे ममालिक में भी यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका जैसे डेवलप्ड ममालिक इस सज़ा की तकलीफ को कम करने के लिए लीथल इंजेक्शन या जहरीली दवाओं के जरिए सज़ा याफ्ता शख्स को मौत की नींद सुलाते हैं। लेकिन पहले अमेरिका में ही इलेक्ट्रिक चेयर और गैस चेम्बर जैसे इंतहाई खौफनाक और तकलीफदेह तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। और आखिर में बात करते हैं सबसे तेज़ काम करने वाले तरीके यानी बेहेडिंग की, जिसमें तलवार के एक वार से मुजरिम का सर उसके जिस्म से अलग कर दिया जाता है। ये तरीका मिडिल ईस्ट और स्पेशली सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे अहम बात ये कि सऊदी अरब में ये काम किसी पब्लिक जगह पर आवाम के सामने होता है। सज़ाए मौत एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। काफ़ी लोगों का मानना है कि सज़ाए मौत गैर इंसानी है क्योंकि यह आपसे बेसिक ह्यूमन राइट टू लाइफ छीन लेता है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या मौत की सज़ा से वाकई जराइम कम होते हैं? एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 1995 में एक रिपोर्ट शाया की जिसमें न्यूयॉर्क और टोक्यो थे, दोनों शहर जहां कत्ल की सज़ाए मौत है। वहां क्राइम रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। टोक्यो में 1 करोड़ 20 लाख आबादी में सिर्फ 121 कत्ल हुए, जबकि न्यूयॉर्क में 1 करोड़ आबादी के साथ 1995 कत्ल हुए। अभी कुछ दिन पहले ही सेनेट में बहस के दौरान वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी बताया कि सज़ाए मौत देने से जराइम में कोई कमी नहीं होती और जराइम को कम करने के लिए हमें सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। सज़ा से ज़्यादा सज़ा की सर्टेनिटी डेटरेंस है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने फलाने जुर्म की सज़ा मौत रखी है कि नहीं। बात इससे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि क्या जुर्म करने के बाद ये बात यकीनी है कि आपको सज़ा होगी। पाकिस्तान में ये बात तो यकीनी है कि 302 की सज़ाए मौत है, मगर ये बात यकीनी नहीं है कि 302 के हर मुलजिम को जिसने कत्ल किया उसको सज़ा होगी। आपने अपने ही सवाल में बताया कि बहुत सारे लोग इस निज़ाम से निकल भी आते हैं, वो दियत कार्ड भी इस्तेमाल करते हैं, वो फैमिलीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ से भी मजबूर करते हैं, वो प्रेशर्स भी डालते हैं, विटनेसेस रिट्रैक्ट भी हो जाते हैं, ट्रायल्स ताख़ीर का शिकार भी हो जाते हैं, ख़ानदान को मजबूर भी कर दिया जाता है कि वो थक हार के गिव अप कर दे या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन वॉच कर दी जाती है। तो जब लोगों को ये पता हो कि दे कैन प्ले विद द सिस्टम, दे कैन प्ले विद द कोर्ट्स, दे कैन प्ले विद द इन्वेस्टिगेशन, वहाँ पे जिस डेटरेंस की भी आप बात कर रही है ना वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमारा कुरान इस बारे में बिल्कुल क्लियर है। अल्लाह ताला ने आँख का बदला आँख और जान का बदला जान रखा है और क़सास के कानून को ज़िंदगी करार दिया है। सवाल सिर्फ ये है कि एक ऐसा मुल्क जहाँ के निज़ाम इंसाफ को दुनिया में बदतरीन रैंक किया जाता हो, जहाँ लोग वकील नहीं जज हायर कर लेते हों, जहाँ के काजी अवाम नहीं चंद ताकतवर घरों के गुलाम हों, क्या ऐसे निज़ाम और ऐसे काजियों के पास किसी की जान लेने का इख्तियार होना चाहिए? क्या ये अल्लाह के उस कानून पर इंसाफ के मुताबिक अमल करवा सकते हैं? मुझे कमेंट्स में आप लोगों के जवाब का इंतज़ार रहेगा। खुदा हाफिज़।